ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पूरी जो हमारी रॉबिन में पैथोलॉजी लिखी हुई है डायबिटीज़ मेलाइटिस की उसकी, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास पेनक्रियास होता है, ठीक है। पेनक्रियास के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन को फिलहाल हम नहीं छेड़े, हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन की, ठीक है। जो हमारे पास एंडोक्राइन हमारे पास पार्ट होता है पेनक्रियास का, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। कैसे हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं? अब जो ये सेल्स हैं ना, एंडोक्राइन सेल्स हैं, वो भी हमने 2 तरह डिवाइड किए हुए हैं। कुछ मेजर टाइप सेल्स होते हैं, कुछ माइनर टाइप सेल्स होते हैं। जो मेजर टाइप सेल्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं और पीपी सेल्स होते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। अब जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं हमारे पास, इंसुलिन को। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, ग्लूकागॉन को। जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं हमारे पास, सोमैटोस्टेटिन को। अब सोमैटोस्टेटिन हमने पढ़ा था ना क्या होता है, कि जो हमारे पास इनहिबिटरी नेगेटिव फीडबैक से जा रहे होते हैं और जो जाके हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन हमारे पास कैसे काम कर रहा था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू। तो ये हमारे पास सोमैटोस्टेटिन किसको इनहिबिट करेगा, इंसुलिन को। और क्या बढ़ाएगा, क्या किसकी सिक्रीशन को बढ़ा देगा, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को। और पॉलीपेप्टाइड, सॉरी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अब ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं, ये हमारे पास जो स्टमक होता है और जो इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स होते हैं ना, जो हमारे पास सिक्रीशन, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो 4 मेन टाइप्स क्या हो गए, बीटा, अल्फा, डेल्टा एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। दूसरी टाइप हमारे पास क्या होते हैं, इनमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं D1 सेल्स होते हैं और एक होते हैं इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स होते हैं, ठीक है। जो इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन। और फिर आगे जाके अगर हम सिंड्रोम्स की बात करेंगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम और आगे की चीज़ें आ जाएंगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं और दूसरे इसके अलावा सेल्स होते हैं D1 सेल्स होते हैं, ठीक है। अब D1 सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं हमारे पास, वेजो एक्टिव पेप्टाइड। इसका नाम, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, VIP पढ़ते हैं ना। तो वेजो एक्टिव हमारे पास पेप्टाइड होता है। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोजिन की लाइसिस करवा देगा। ग्लाइकोजिन हमारे पास क्या कर रहा था, ब्लड से ग्लूकोज लेके जा रहा था और हमारे पास एडिपोज टिश्यू में और स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर उसको स्टोर करवा रहा था, ठीक है। तो अब जब ग्लाइकोजिन ही नहीं रहेगा, ग्लाइकोजिन की लाइसिस हो जाएगी, तो ब्लड में शुगर के लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ग्लूकोज के लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या होता है, ये GIT में जो है ना फ्लूइड की सिक्रीशंस वगैरह को मेंटेन करता है, तो ये वहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। अब अगर हमने माइक्रोस्कोपी में हमने इस सेल्स को देखना होगा, ये सेल्स देखने होंगे, तो एक स्पेसिफिक टाइप का हमारे पास एक स्टेन होगा, ठीक है, जिससे हम इनको देख सकेंगे। हम हर बार तो HE और जेम्सा या ग्राम स्टेन से तो नहीं देख सकते ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिक ये 4 सेल्स देखने के लिए हम जो स्टेन यूज़ करते हैं उसका नाम होता है इम्यूनोपर ऑक्सीडेज, ठीक है। ये आयरेट सेल्स ऑफ पेनक्रियास को देखने के लिए यूज़ होता है। अब उसके बाद अब बात करते हैं हम, जो हमारे पास पेनक्रियास की जो डिज़ीज़ है उसका नाम क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। हम उसकी बात करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्यों होती है, कैसे होती है, पैथोजेनेसिस क्या, डायग्नोसिस क्या है, और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डायबिटीज़ मेलाइटिस देखते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है, हमारे पास एक साइलेंट किलर है। आजकल तो बहुत ज़्यादा इसका प्रेवलेंस है। 3 में से एक इंसान को तो डायबिटीज़ है ही है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसका प्रेवलेंस इंक्रीज़ हो गया। ये क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक, रॉबिन में इसकी एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास। रॉबिन में लिखा हुआ है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स शेयरिंग द कॉमन फीचर्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन एंड मोस्ट कॉमनली बोथ, ठीक है। दोनों में ही होती है, मोस्ट कॉमनली बोथ। तो ये हमारे पास क्या होती है, डायबिटीज़ की डेफिनेशन है, ये हम सब ने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद अब जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ना, ये हमारे पास बहुत सारी ये मतलब बहुत सारी बीमारियों के लिए, क्योंकि हमने बोला ना ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी जो मेन कॉज है वो क्या है, डायबिटीज़ है। जैसे कि एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ कॉज बाय डायबिटीज़, एडल्ट ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस कॉज बाय, मोस्ट कॉमनली कॉज बाय डायबिटीज़, नॉन ट्रोमेटिक लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन मोस्ट कॉमनली कॉज बाय डायबिटीज़, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी जिनको हम पढ़ लें डायबिटीज़ की डेफिनेशन के अंदर ही, ठीक है। अब हमारे पास हो गया डायग्नोसिस, कि हम डायबिटीज़ हमारे पास है तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि किस बात को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास डायबिटीज़ है, किस चीज़ पर हम उसको डायग्नोस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, RBS जो होती है ना हमारे पास, यानी रैंडम ब्लड शुगर।
वो नॉर्मली कितनी होती है 70 टू 120 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। ये हमें किसने बताया, WHO ने भी और ADA ने, ये हमारे पास अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने भी हमें यही बोला है। अब इसके अलावा अब क्या होता है हमारे पास कि डायबिटीज़ जो होती है ना, ठीक है। अब डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है ना, अगर वो हमारे पास 126 से 126 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, डायबिटीज़ है। ये नहीं कर देंगे कि हम डायग्नोस कर देंगे, हम बहुत सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट हम क्या क्या देखते हैं, हम कंपोनेंट्स देखते जा रहे हैं हमारे डायग्नोसिस के। पहला क्या है, FBS कितना हो, अगर 126 mg से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास डायबिटीज़। अगर हमारे पास RBS 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, डायबिटीज़। लेकिन खाली इसको नहीं बोलेंगे, अगर हमारे पास 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा RBS है, उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर हमारे पास हाइपर क्लासिकल जो हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक फीचर्स होते हैं ना, यानी पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, ठीक है। अगर ये भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि डायबिटीज़ है, ठीक है। फिर हम OGTT टेस्ट करते हैं। हम OGTT टेस्ट कैसे करते हैं कि हम पेशेंट को जो है ना 75 ग्राम्स या मिलीग्राम में कन्फ्यूज़न थोड़ा इसमें, ये हम जो है ना ग्लूकोज दे देते हैं पेशेंट को और उनको कहते हैं कि मतलब वो उनको पिला देते हैं, ठीक है। फिर हम 2 घंटे के बाद जो है ना उनका ब्लड शुगर प्लाज्मा ग्लूकोज जो है ना वापस करते हैं, और अगर इस टाइम पर भी उनका जो हमारे पास ग्लूकोज है वो 200 से ज़्यादा हो, मतलब 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि डायबिटीज़ है, ठीक है। OGTT की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारे पास ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो किस तरीके से करते हैं, ग्लूकोज पिलाते हैं, 2 घंटे वेट करते हैं, प्लाज्मा टेस्ट वापस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c के लेवल चेक करते हैं। अगर वो 6.5 से ज़्यादा है, दैट विल कॉज लाइक हम क्या डायग्नोस करेंगे, डायबिटीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि लाइक अब यही हमारे पास जो WHO वगैरह की क्लासिफिकेशंस हैं, उनके हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है ना, वो कंफर्म कैसे करते हैं। हमने आज के सारे टेस्ट किए, अब कल या परसों हम क्या करेंगे कि हमारे पास FBS, OGTT और ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c हम रिपीट करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन चल रही होती है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि हमारे पास क्या होता है कि कन्फर्मेशन डायग्नोसिस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉडी में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन चल रही होती है, या तो बर्न होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, या कोई ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कैटेकोलामाइंस के लेवल जो है बढ़े हुए होते हैं, ठीक है। ये जब लेवल्स बढ़े हुए होंगे तो ये क्या कर देते हैं, इंसुलिन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है। उसके एक्शन को रोकते हैं, अपोज करते हैं। जब ये अपोज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज के लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट मिलेगा, ठीक है। तो इस सब को रूल आउट करने के लिए कि हमारे पास वाक़ई में डायबिटीज़ मेलाइटिस है या कुछ और कंडीशन है, तो हम ये 3 टेस्ट वापस रिपीट करते हैं, ठीक। अब ये तो हमने देख लिया कि डायबिटीज़ एक कंडीशन होती है, लेकिन डायबिटीज़ से पहले भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब डायबिटीज़ से पहले, अच्छा सॉरी, एक और चीज़, हम ये जो टेस्ट होता है ना, ये हम दोबारा कब करेंगे, अगर बॉडी में कोई भी ऐसा फंक्शन चल रहा है ना, तो दोबारा इस कब करेंगे, जब ये रिजॉल्व हो जाएगा, यानी स्ट्रेस कम हो जाएगा, कोई बर्न है तो वो ठीक हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाएगा, कोई ट्रॉमा की वजह से बॉडी में इफेक्ट आ गया था तो वो ठीक हो जाएगा, तो फिर हम ये टेस्ट रिपीट करेंगे ताकि हम देख सकें कि वाकई जो हमने पहले टेस्ट किए थे वो ठीक थे, बाकी पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम उसी की बेस पे फिर हम जो है उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हमने पढ़ लिया डायबिटीज़, लेकिन डायबिटीज़ से पहले एक स्टेज होता है जिसे हम प्री डायबिटिक भी कहते हैं, ठीक है। तो प्री डायबिटिक स्टेज क्या होता है, वहाँ पर तो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हमें लाजमी मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया मिल रहा है, 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हमारे पास RBS है, 126 mg से ज़्यादा हमारे पास FBS है, ठीक है। OGTT पर हमारे पास 200 mg पर डेसीलीटर से हमारे पास क्या ज़्यादा आ रहा है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है, और हमारे पास HbA1c जो हमने किया वो 6.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक स्टेट होता है प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज़ से पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्टेट ऑफ डिसग्लाइसीमिया होता है, दैट ऑफन प्रिसीड डेवलपमेंट ऑफ फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो ये प्री डायबिटिक है। अगर हमने यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस को नहीं किए, प्रिवेंट नहीं करने की कोशिश की इस डायबिटीज़ को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये पेशेंट कैसे होता है, हम क्या टेस्ट करते हैं जिससे हम बोलते हैं कि ये प्री डायबिटिक है पेशेंट, तो ठीक है। पहला हमारे पास वही FBS करते हैं। अगर FBS हमारे पास 100 से 125 के दरमियान है, ठीक है, 100 से 125 के दरमियान है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास
क्या है, प्री डायबिटिक है। OGTT हम करेंगे, हमारे पास OGTT वहाँ पे प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितने आ रहे थे, 200 से ज़्यादा आ रहे थे, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 140 से 199 mg/dL तक रहेंगे, तो हम इसे बोलेंगे प्री डायबिटिक है। HbA1c हमारे पास 5.7 से 6.4 तक रहेगा, क्योंकि 6.5 से कंटिन्यू करता हुआ डायबिटिक हो जाता है ना, तो 6.4 तक रहेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास प्री डायबिटिक है। ठीक है। अब जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है ना हमारे पास, इसका 5 से 10% रिस्क जो है ना पर ईयर प्रोग्रेस करता है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, कि अगर हमने अभी लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए और जो हमारे पास लाइक जो चेंजेस हमने करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए, या हम उस पर कंप्लाइंट नहीं रहे, तो हमारे पास क्या होगा कि जो ये प्रिसीड कर सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस के थ्रू। ठीक है। और दूसरा ये बहुत, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है हमारे पास, वो कितनी सारी कंडीशंस को के लिए उनकी टियोलॉजी बनता है। ठीक है। तो ये हमारे पास ये हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स भी करवा सकता है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन पे आए तो हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, डायबिटीज़ की। अब मेजरली जो रॉबिन्स में लिखी हुई है वो थोड़ी कम है, मैंने थोड़ी यहाँ ज़्यादा लिखी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखी है। बट पहले हम जो देखेंगे, हमारे पास जो मेन जो है हम अभी उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, डायबिटीज़ टाइप 1। ठीक है। और वो क्यों होती है हमारे पास, इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं ना वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जब वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे तो उनकी वजह से हमारे पास इंसुलिन ही नहीं रिलीज़ होगा। जब बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होगा तो क्या होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आ जाएगा। ठीक है। फिर टाइप 2 हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि जो इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट है ना उसकी रेजिस्टेंस होने लग गई है। मतलब अब बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ है ना वो इंसुलिन को ले ही नहीं रहे। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी में इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। लेकिन वो क्या होता है, वो उस इंसुलिन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बॉडी के सेल्स हैं वो उसे ले ही नहीं रहे होते। ठीक है। फिर हमारे पास जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, एसोसिएट करते हैं बीटा सेल से, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें एक हमारे पास होती है, मतलब इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से और भी होती है कि एंडोक्राइनोलॉजी में भी होती है हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे डाउन सिंड्रोम की वजह से, क्लाइन फिल्टर की वजह से, टर्नर की वजह से होती है, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 में और डायबिटीज़ टाइप 2 में। ठीक है। अब हम इनको लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। ठीक है। इनका जो बेसिक जो हमारे पास डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, जो टाइप 1 होती है ना हमारे पास, ये बच्चों में होती है। ठीक है। पहले क्या होता था कि ये हमारे पास बच्चों में प्रेजेंट होती थी तो हम इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने ये देखा कि ये जो है ना, लाइक होती तो चाइल्डहुड में है, लाइक म्यूटेशन तो हमारे पास वहीं पर आती है, लेकिन ये मैनिफेस्ट कब करती है, अर्ली प्यूबर्टी में या फिर अडल्टहुड में आके। ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस मैनेजर। इसलिए ये हमारे पास क्या हो गई है, अब इसका नाम चेंज होकर टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है। ठीक है। उसके अलावा इसके बरक्स हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो क्या होती है, यूजुअली हमारे पास आती ही हमारे पास एडल्ट्स के अंदर है। लेकिन अब क्योंकि इसका इंसिडेंस क्या हो गया है कि चाइल्डहुड में भी हो गया, एडोलेसेंस में भी हो गया, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है बच्चों का वो बहुत चेंज हो गया है। और लाइफस्टाइल बहुत बड़ा जो है हमारे पास फैक्टर होता है फॉर कॉजिंग डायबिटीज़। ठीक है। और यहाँ मैंने एक कॉज लिख दी है कि फूड हैबिट्स होती हैं हमारे पास, फिर उसके अलावा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, जंक, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे पास क्या कर रही हैं, इसके जो है ना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बनती जा रही हैं। फिर हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास जो वेट होता है ना हमारे पास पेशेंट का, वो बहुत नॉर्मली होता है या फिर वेट लॉस हो रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती हैं जो हमारे पास टाइप 2 में होती हैं, क्योंकि टाइप 2 का जो हमारे पास मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होती है, ओबेसिटी मिलती है हमें। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ इन इंसुलिन लेवल, क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल्स ही नहीं होंगे। जब बीटा सेल्स ही नहीं होंगे, डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो रही होगी, तो हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन ही नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन के लेवल्स ब्लड में बहुत ज़्यादा होंगे अर्ली, क्योंकि हमने क्या बोला कि वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा ना, ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया होता जा रहा है तो वो क्या करेगा, इंसुलिन जो है बढ़ाएगा, ताकि वो कहेगा कि शायद इंसुलिन जा नहीं रहा या अब इतना रिलीज़ नहीं हुआ, तो इंसुलिन को रिलीज़ करता जाएगा, हाइपर इंसुलिनीमिया करवा देगा। लेकिन बाद में जब बॉडी को पता चलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस हो रही है, इस वजह से काम नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएंगे, लेवल्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सर्कुलेटिंग आइलेट्स एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है। अच्छा, एक और हाँ यहीं पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास टाइप 1 होती है ना वो हमारे पास क्या होती है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ के मैकेनिज़्म पर काम कर रही होती है। ठीक है। और जबकि जो टाइप 2 होती है ना हमारे पास,
वो इस तरह काम नहीं करती है, वो इस बेस पर काम नहीं करती है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती है ना, वो 2 चीज़ों के खिलाफ बनती हैं। एक तो वो क्या होती है, एंटी इंसुलिन, एंटी जीएडी होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि आइलेट सेल्स, ये इसकी बात हम बाद में आगे करते हैं, ठीक है। कि आइलेट्स की जो सही है, जो हमारे पास हमारे पास ये होती है ना, और टाइप 1 की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं, सॉरी, जीएडी के खिलाफ होती है, और ICA5 के, ये हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है, इनके लिए होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं मिलती है हमें। फिर यहाँ पे हमारे पास जो टाइप 1 होती है उसमें हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मिलता है इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। मतलब इंसुलिन की एब्सेंट थेरेपी में हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा मिलेगा, ठीक है। ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे अभी हम एक जनरल व्यू देखते जा रहे हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन होता है इस कंडीशन के अंदर। फिर जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। अब हम यहाँ देख लेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बहुत हमारे पास यहाँ पे जीन्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ख़ास जीन नहीं होता जो हमें बताए कि क्यों डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हमारे पास लिंकेज काम कर रहा होता है, HLA-MHC जीन, जो क्लास 2 होती है उसका। जबकि जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे कोई HLA लिंकेज काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारे पास इंडियन जीन के अंदर, CTLA4 के अंदर, PTPN22 के अंदर, और इंसुलिन जीन VNTR के अंदर। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, TCF7LA2, ये हमारे पास लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से हमारे पास इसमें पॉलीमॉर्फिज्म हमें मिल रहा है, इसलिए, ठीक है। बट इसको देखते हैं आगे। पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे जो टी सेल्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। उसकी वजह से मतलब क्या होता है कि इंसुलिन को सेल्स जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो इसमें क्या होता है, हमारे पास इंसुलिनाइटिस हो जाता है, और मैक्रोफेजेस जो है हमारे पास क्या करते हैं, बी सेल्स को डिप्लीट कर देते हैं, आइलेट सेल्स की क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। अब नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ग्लूकोज़ का हीमोस्टेसिस जो है वो कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास फास्टिंग कंडीशन में देखते हैं हम, और आफ्टर मील वाली कंडीशन में देख लेते हैं। पहले फास्टिंग कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं ना वो कम होते हैं, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, इंसुलिन के लेवल्स को कम करती है, इंसुलिन को कम करती है, और जो ग्लूकागॉन्स होते हैं उनको बढ़ाती है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर है उसको स्प्लिट करेगा और उसमें से ग्लूकोज़ को ब्लड में बढ़ा देगा, ठीक है। हेपेटिक ग्लूको नियोजेनेसिस करवाएगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, ठीक है, मसल्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल्स बढ़ जाएंगे और हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट्स जो है प्रिवेंट कर लेंगे। अब आफ्टर मील में हमारे पास क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल जो है बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इंसुलिन को बुलाएंगे और ग्लूकागॉन को कम करेंगे, ठीक है। ये ग्लूकोज़ का अपटेक बढ़ा देंगे, कहाँ कहाँ पे, स्पेशली स्केलेटल मसल्स के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल हैं वो कम हो जाएंगे। उसकी वजह से हम क्या प्रिवेंट कर लेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट को प्रिवेंट कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास होती है इंसुलिन की रेगुलेशन, यानी जो इंसुलिन का रिलीज़ है वो कैसे होता है। अब सबसे पहले हमारे पास हमने ये बात तो पढ़ ली है कि हमारे पास बीटा सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं इंसुलिन को। कैसे इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, ये हमारे पास प्रोटीन के प्रिकर्सर्स रिलीज़ करते हैं। वो प्रिकर्सर्स क्या करते हैं, गोल्गी एपेरेटस में जाते हैं, वहाँ पे जाके हमारे पास वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। और वो सारी जो चीज़ें हमने बेसिक सेल में पढ़ी हैं कि हमारे पास कैसे mRNA tRNA और वो सारा मैकेनिज़्म होता है और कैसे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। बस हमने आगे प्रोटीन से आगे की बात कर ली है कि हमारे पास गोल्गी एपेरेटस में जाते हैं, वहाँ वेसिकल्स बनते हैं। वो वेसिकल्स में क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन होता है और सी पेप्टाइड होता है, ठीक है। ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में हमारे पास रुक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, सबसे पहले एक और चीज़ क्या होती है हमारे पास कि हमारे पास जो इंसुलिन होता है ना, अब हमने लेवल चेक करने हैं इंसुलिन के, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में या कहीं पर भी जो हार्मोनल एसे होता है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उसको तो हम लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंसुलिन के साथ जो सी पेप्टाइड होता है ना, हम उसको लेवल्स को बॉडी में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा, ये जो सी पेप्टाइड होता है ना, ये हमारे पास क्या करता है, इंसुलिन का जो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म था वो इतना ही था, ठीक है। तो अब हम सी पेप्टाइड की बात करेंगे। सी पेप्टाइड जो इंसुलिन के साथ ग्रेन्यूल्स में सिक्रीट होता है वो क्या, उसका क्या काम होता है बेसिक, ठीक है।
उसका काम ये होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि हमने पीछे तो बात कर दी कि HbA1c बढ़ा हुआ मिलेगा, RBS बढ़ा हुआ मिलेगा, FBS बढ़ा हुआ मिलेगा, OGTT बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन अब वो तो ये बताएगा ना खाली कि हमारे पास डायबिटीज़ है, ये तो नहीं बता सकता कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंशिएट कौन करता है? हमारे पास सी पेप्टाइड करता है। अब सी पेप्टाइड हमने क्या बोला, कहाँ से रिलीज़ होगा? बीटा सेल से रिलीज़ होगा। तो जहाँ बीटा सेल होगा वहाँ ये होगा, लेकिन जहाँ बीटा सेल नहीं होगा ये वहाँ नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? जो हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 1 होती है ना, उसमें बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो सी पेप्टाइड के लेवल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, सी पेप्टाइड के लेवल्स कम हो जाएंगे, तो क्योंकि बीटा सेल्स ही नहीं है तो हमारे पास रिलीज़ ही नहीं हो रहे। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमारे पास क्या होता है कि बीटा सेल्स तो होंगे ना, क्योंकि हाइपर इंसुलिनीमिया वाली स्टेज मिल रही है अर्ली पर, और उसकी वजह से क्योंकि रेजिस्टेंट डेवलप हुई है, लेकिन इंसुलिन तो प्रेजेंट है, तो उस पे हमें क्या मिलेगा? बीटा सेल्स हाई मिलेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल मिलते हैं। सी पेप्टाइड सेल्स और ज़्यादा मिलेंगे या फिर नॉर्मल भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सी पेप्टाइड की इंपॉर्टेंस हो गई, इंसुलिन के रेगुलेशन हो गए। अब एक मैकेनिज्म हम देख रहे थे कि इंसुलिन बॉडी के सेल से बाहर कैसे, बीटा सेल से बाहर कैसे निकलता है। अब ये समझ लेते हैं, हमारे पास एक बीटा सेल है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल जा रही है और ये इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेल ने जो है सेंस किया कि ग्लूकोज आ गया, तो इसने क्या किया, GLUT2 जो हमारे पास रिसेप्टर होता है उसको ओपन कर दिया। जब उसको उसने ओपन किया तो हमारे पास क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है ना वो एंटर कर गया। जब ग्लूकोज एंटर कर गया तो वही हमारे पास पाथवे स्टार्ट हो गया, G6P बना, वहाँ से एसिटिक एसिड बना और हमारे पास ATP रिलीज़ हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेल पर जो है ना डिफरेंट और भी क्या कहते हैं, हमारे पास चैनल्स होते हैं। ठीक है, सिवाय ग्लूट के। तो हमारे पास यहाँ पे एक पोटेशियम चैनल है। ठीक है, पोटेशियम चैनल क्या करता है, हमारे पास यहाँ से पोटेशियम जो है ना वो बाहर आता रहता है सेल से। ठीक है, लेकिन ये ATP जो, जब ATP के लेवल सेल के अंदर बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब इसको ब्लॉक कर देते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम अंदर जमा होना शुरू कर देते हैं। जब पोटेशियम अंदर जमा होना शुरू कर देते हैं तो वो डीपोलराइजिंग स्टेज पे चला जाता है। ठीक है, जब वो डीपोलराइजेशन करवाता है ना, तो हमारे पास यहाँ से जो है ना कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है, जो हमारे पास जो इंसुलिन होती है ना, जो वेसिकल में स्टोर थी, हमने ऊपर बात की थी, वो क्या करती है, वो मूव करती है इसकी तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे आके मेम्ब्रेन के साथ लग के यहाँ से इंसुलिन और सी पेप्टाइड जो है हमारे पास रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ATP जो है लेवल ज़्यादा हुआ है, पोटेशियम का इफ्लक्स जो हो रहा था वो ब्लॉक हो गया। अब पोटेशियम अंदर कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, मेम्ब्रेनस डीपोलराइजेशन हुई, कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो इनसाइड हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन के पास चली गई और वहाँ से इंसुलिन और सी पेप्टाइड रिलीज़ हो गया। अब ये इंसुलिन और सी पेप्टाइड ना दो तरीके से रिलीज़ होता है, दो स्टेप्स के अंदर। एक पहला फेज़ 1 हमारे पास क्या होता है कि जो पहले से इंसुलिन बने हुए थे ना वो ही रिलीज़ हो गए। ठीक है, जो मतलब पहले से बने हुए थे। और टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि जो फ़ेज़ 2 में क्या होता है कि हमारे पास इंसुलिन जो है वो दोबारा अब बनने लग गई है, मतलब ये वाली ख़त्म हो चुकी है, अब नई इंसुलिन की ज़रूरत है। मतलब अभी तक ट्रिगर है हमारे पास, जो स्टिमुलस था वो अभी तक परसिस्ट कर रहा है, जो कौन किस स्टेट में रिलीज़ होती है इंसुलिन, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में। फेज़ 1 में रिलीज़ हुई जो प्री फॉर्म हो चुकी थी, हमें अभी भी स्टिमुलस परसिस्ट कर रहा है तो और इंसुलिन चाहिए। तो और इंसुलिन कैसे बनेगी, एक्टिव सिंथेसिस होगी इंसुलिन की। ठीक है, तो ये फेज़ 2 हो गया। ठीक है, अब इंसुलिन हमारे पास सिर्फ बीटा सेल से रिलीज़ नहीं होती है। ठीक है, बॉडी में और भी जगह है वहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होती है। अब और कहाँ से हमारे पास इंसुलिन रिलीज़ होती है, वो होती है इंक्रेटिन से। ठीक है, इंक्रेटिन से अब कैसे रिलीज़ हुई कि हमने कुछ भी लिया, कुछ ग्लूकोज लिया, ठीक है, और उसके वो हमारे पास गया स्टमक में। ठीक है, जब वो स्टमक में गया तो स्टमक से हमारे पास इंक्रेटिन्स रिलीज़ हुए। ठीक है, इंक्रेटिन्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये होते हैं हमारे पास ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, और क्या होते हैं GLP, ये क्या होता है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ठीक है, अब जो GIP होता है ना हमारे पास, ये क्या होते हैं, K सेल्स होते हैं फ्रॉम प्रॉक्सिमल स्मॉल बाउल। ठीक है, ये वहाँ से रिलीज़ करते हैं। और जो GLP-1 होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास जो L सेल्स होते हैं हमारे पास इलियम में और कोलोन में, ये वहाँ से रिलीज़ होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, पेनक्रियास में जाते हैं, और जो बीटा सेल्स होते हैं ना
उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो और इंसुलिन को सिक्रीट करें, ठीक है। ये आफ्टर मील बहुत ज़्यादा होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं या खाना खा लेते हैं तो हमें बस इंसुलिन की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आ जाता है, तो उस इंसुलिन को कवर करने के लिए हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अच्छा हाँ, ये यहाँ पे लिखा देखें ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या आता है, इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम करता है कि और हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए, और डिले कर देता है गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को, ताकि सैटिस्फाइड स्टेट फील करे, ठीक है। पेशेंट के स्टमक में जब, क्योंकि हमारे पास डिस्फेजिया पॉलीफेजिया भी एक सिम्पटम होता है ना इंसुलिन का, तो डायबिटीज़ का सॉरी, तो ये हमारे पास स्टमक में जो है वो फूड रखता है, जब फूड स्टमक में होगा तो अर्ज टू ईट मोर तो नहीं हो सकता है ना, तो जब तक ये स्टमक में पड़ा रहेगा तो और मज़ीद पेशेंट खाना खा नहीं सकेगा, जब खाना नहीं खाएगा तो हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट के पीक्स नहीं आएंगे, डायबिटीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा, शुगर पीक पर नहीं जाएगी बार बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये उसको जो है कंट्रोल करता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक जो इवेंट होता है उसको, ठीक है। अच्छा, अब ये इंक्रेटिन्स हमारे पास हमने क्या बोलते हैं, इंक्रेटिन दो तरह के होते हैं, जीआईपी होते हैं, जीएलपी होते हैं, दोनों मिलके क्या काम करते हैं, बीटा सेल पे काम करते हैं, इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है डायबिटिक है, ठीक है, और हमने जो है ना उसको ये देना है अब इंक्रेटिन्स कैसे दे सकते हैं, मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फार्मा में इसका क्या काम है, ठीक है, ड्रग्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले एक और चीज़ रह गई थी हमारी कि हमारे इंक्रेटिन्स जो होते हैं ना वो रिलीज़ होते हैं सर्कुलेशन में, लेकिन ये डिग्रेड भी तो होंगे ना, पूरी ज़िंदगी तो ये हमारे पास बॉडी में नहीं रह सकते, डिग्रेड कैसे करेंगे, ये डिग्रेड होंगे पीपीएस से। पीपीएस क्या होते हैं हमारे पास, डाई पेप्टिडाइल पेप्टाइडेज से, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या करता है, जो इंक्रेटिन्स होते हैं ना, जो इंक्रेटिन्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। कि कौन करते हैं, DPP4, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई ड्रग है, ठीक है, वो हमें क्या, हम चाहते हैं कि क्योंकि एक मिनट देखें, अगर ये डिग्रेड नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन के लेवल्स बढ़े रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो इंसुलिन को जाके स्टिमुलेट कर रहे हैं ना बीटा सेल्स को कि इंसुलिन बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। तो अगर हम कोई ड्रग दे दें जो इसको डिग्रेड होने से रोक दें, यानी इसको अगर हम बंद कर दें तो ये ज़्यादा रहेंगे, तो इंसुलिन के जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास GLP-1 रिसेप्टर के एगोनिस्ट दे दें हम, ठीक है, ये कि भाई ये जो है ना हमारे पास ये रिसेप्टर ना ये रिसेप्टर क्या करे कि इसको इंसुलिन के रिलीज़ को बढ़ाए, और ये DPP4 जो होते हैं इनके इनहिबिटर्स दे देंगे, तो ये दोनों हमारे पास डायबिटीज़ की ड्रग्स के लिए काम आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो गई जो हमने इंसुलिन की बात की, ठीक है। अब इंसुलिन हमारे पास काम कैसे करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इंसुलिन हमारे पास काम ऐसे करती है कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है ना हमारे पास, ये एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ों को बनाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कैसे किसको किस तरीके से बनाता है, इसको हम रॉबिन से डायरेक्टली देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है ना वो 3 जगह काम करती है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू के अंदर काम करती है, स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर काम करती है, और लिवर के अंदर काम करती है, ठीक है। अब इंसुलिन एडिपोज टिश्यू के अंदर काम करेगी क्योंकि हमने बोला कि ये एनाबॉलिक हमारे पास हार्मोन होता है, तो क्या बनाता है, ये ग्लूकोज को जो है ना ग्लूकोज का अपटेक करवा देता है, कहाँ पे, इसके अंदर एडिपोज टिश्यू के अंदर, लाइपोजिनेसिस करवाता है, यहाँ पे लिपिड बढ़ जाए, और लाइपोलाइसिस को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। फिर इंसुलिन स्ट्राइटेड मसल क्या करता है कि जो ग्लूकोज के लेवल्स ग्लूकोज का अपटेक है उसको बढ़ाएगा, मसल को क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए और प्रोटीन चाहिए, ये उन दोनों को बढ़ा देगा, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाए। लिपिड में लिवर में हमारे पास क्या करवाता है कि ये वही लिपिड की जेनेसिस करवाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लाइपोप्रोटीन्स यहाँ से बनते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इसको, तो लाइपोजिनेसिस करवाएगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाएगा, और ग्लूकोनियोजिनेसिस यानी मज़ीद ग्लूकोज बनने को रोकेगा, ठीक है, उसको कम कर देगा। तो ये सारे हमारे पास जो इंसुलिन होता है ना उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ इंसुलिन हमारे पास क्या करती है, इंसुलिन जो है वो अपरेगुलेट करती है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर को, वो कौन सा होता है, GLUT, ठीक, GLUT4 को, जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल्स पर और एडिपोज टिश्यू पर, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, अप रेगुलेशन करवाते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर्स की, ताकि जो हमारे पास ग्लूकोज के रिसेप्टर्स की, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जा सके। दूसरी बात क्या होती है कि जो ग्लूकोज का अपटेक होता है ना वो ब्रेन में इंडिपेंडेंट होता है इंसुलिन के, मतलब ब्रेन को इंसुलिन नहीं चाहिए ग्लूकोज को सेल के अंदर लेने के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, हमारे पास इंसुलिन जो होती है वो माइटोजेनिक होती है, अभी हमने बोला क्योंकि ये प्रोटीन की भी सिंथेसिस करवा रही है, ग्लाइकोजन की भी सिंथेसिस करवा रही है, लिपोजिनेसिस करवा रही है, तो ये सारे क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं और क्या कहते हैं, ग्रोथ को और डिफ्रेंशिएशन को,
ठीक है। तो ये सारे मेजर जो है हमारे पास इंसुलिन की चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, एक और चीज़ हमारी रह गई थी इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन का जो हमारे पास पाथवे होता है, कैसे वो सेल के अंदर जाती है और कैसे ये तीनों चीज़ें करवाती है, यानी वो अपने एनाबॉलिक जो इफ़ेक्ट्स होती है वो कैसे करवाती है। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हमें ना एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होती है ना जो हमारे पास सेल्स की या फिर बॉडी की जो भी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होती है उसके दो पाथवे होते हैं। एक हमारे पास पाथवे होता है PI3K और एक होता है MAPK। ठीक है, ये हमारे पास पाथवेज होते हैं जो हमने न्यूक्लिशियम में पढ़े थे। ठीक है, ये जो है ना दो पाथवे हैं। अब इंसुलिन में से कौन सा एनाबॉलिक इफेक्ट पे इस पाथवे पर काम करती है, वो इस पाथवे पर काम करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इंसुलिन आती है और ये जो हमारे पास टेट्रामेरिक रिसेप्टर होता है ना, यानी 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इस पर लगती है। ठीक है, इस पर लगने के बाद जो है हमारे पास IRS, जब ये इसके साथ लगती है तो हमारे पास IRS आता है और वो इसके साथ लग जाता है, और PIK जो होता है ये हमारे पास स्टिमुलेट हो जाता है, इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है। ये जो है फिर आगे AKT को जो है स्टिमुलेट करवाता है, उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाता है। हम मेन नीचे की चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ें देखनी है कि जो GLUT4 रिसेप्टर होता है ना वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। जब इंसुलिन इसके साथ आके सेल के साथ लगती है ना, तो ये क्या करती है, हमारे पास GLUT4 को मेम्ब्रेन पे भेज देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर। वहाँ से वो क्या करता है कि ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा था ना कि इंसुलिन कैसे काम करवाता है। इंसुलिन ऐसे काम करवाता है कि इंसुलिन आके रिसेप्टर पे लगा, ठीक है, उस रिसेप्टर ने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन करके उसने GLUT2 जो वेसिकल में पड़ा हुआ था उसको मेम्ब्रेन पर भेजा और वहाँ पे जाके उसने क्या किया, ग्लूकोज का अपटेक लिया। ठीक है, अब ये क्या करता है, AKT जो है हमारे पास 3 चीज़ें करवाता है। एक क्या करवाता है हमारे पास, अब mTOR को जो है ना इनहिबिट करते हैं। जब mTOR इनहिबिट होता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरा ये हमारे पास FOXO को जो है ना फॉस्फोराइलेट करवाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस कम हो जाती है। और फिर ये हमारे पास GSK को जो है ना फॉस्फोराइलेट करवाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। मोस्टली आपने इसमें कुछ भी नहीं देखना कि हमारे पास कौन फॉस्फोराइलेट हो रहा है, कौन इनहिबिट हो रहा है, कुछ भी नहीं। इंसुलिन लगा किस पर लगा, टेट्रामेरिक रिसेप्टर पे लगा। टेट्रामेरिक रिसेप्टर के कंपोनेंट 2 अल्फ़ा 2 बीटा। कौन सा पाथवे स्टिमुलेट किया, PI3K और AKT। उसकी वजह से क्या हुआ, GLUT2 जो वेसिकल था वो हमारे पास मेम्ब्रेन पर गया, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ गया। दूसरी चीज़ क्या हुई, प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ गई। तीसरी चीज़ क्या हुई, ग्लूकोज की सिंथेसिस कम हो गई। चौथी चीज़ क्या हो गई, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ हो गई है। बस ये द फंडामेंटल इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ एबनॉर्मलिटी फेलियर, ये हम चीज़ें जो है ना आगे देखने लगे हैं कि हमारे पास बीटा सेल वगैरह कहाँ डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे पास टाइप 1 पैथोजेनेसिस की। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है ये सारा जो है हमने पढ़ा है रॉबिन से। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब टाइप 1 हमारे पास डायबिटीज़ हो गई। हमने क्योंकि पीछे बात की थी कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे पास क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो मेन मसला हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास होता है जो सेल्फ टॉलरेटिंग हमारे पास जो मैकेनिज़्म होता है ना, उसको अफेक्ट कर जाता है ये। ठीक है, बॉडी में हमारे पास एक मैकेनिज़्म होता है ना जो कि क्या करता है कि सेल्फ टॉलरेंस जो होती है ना उसको अफेक्ट करता है। तो क्या होता है ये, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद रॉबिन्स की लाइन्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले ये देखें, हमारे पास 3 तरह के जो है ना जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे पास बॉडी में स्टेबलाइज़ करके रखते हैं इस जो प्रोसेस होता है ना सेल्फ टॉलरेंस का, यानी अपने आप को ना मारने वाला। ठीक है, खुद पर काबू रखने वाला, हर किसी को एंटीजन ना समझने वाला, उसको क्या करता है, ये 3 जीन्स जो है ना बहुत संभाल के रखते हैं। कौन कौन होता है, AIRE PTPNIL CTLA4, ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं सेल्फ टॉलरेंस वाला जो हमारे पास मैकेनिज़्म होता है, प्रोसेस होता है उसमें। ठीक है, अब नॉर्मली हमारे पास ये सेल्फ टॉलरेंस क्या होती है हमें नहीं पता, अभी हम देखते हैं इसको क्या होती है। नॉर्मली T और B सेल जो होते हैं ना हमारे पास, वो क्या करते हैं बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, कभी कभी जो है ना कुछ सेल्फ एंटीजेंस रिलीज़ करती है। ठीक है, ये जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं ये क्या करते हैं, T और B सेल्स पर जो है ना रिएक्ट करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, जब कोई मसला हो, वैसे नॉर्मली नहीं करते, सॉरी आगे पीछे हो गया था। ठीक है, नॉर्मली T और B सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंटीजन की फॉर्म में। ठीक है, सॉरी एक मिनट,
हाँ, तो हमारे पास क्या होता है कि टी और बी सेल जो नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉडी हमारे पास कभी-कभी इनको चेक करने के लिए क्या करती है, रिलीज़ करती है कुछ सेल्फ एंटीजन। वो सेल्फ एंटीजन जो है ना, टी और बी सेल जो है ना, उन पर ना रिएक्ट करते हैं, ना रिकॉग्नाइज़ करते हैं और वो क्या करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, इनमें से किसी पाथवे में मसला हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, टी सेल जो या बी सेल जो होते हैं ना, इनको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं एज़ एन एंटीजन और उन पर जो है ना अटैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें। डायबिटीज़ कहाँ होती है हमारे पास, किस वजह से होती है, पैनक्रियाज के मसले की वजह से। पैनक्रियाज में कौन इंसुलिन रिलीज़ करता है, बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं। तो इम्यून सेल्स अगर हमारे पास अटैक कर देंगे अपने ही बीटा सेल्स पर, उनको एंटीजन समझ कर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ की तरफ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गई है हमारे पास, ठीक है। कि बॉडी ने अपने आप को मानना शुरू कर दिया। अब मोस्ट कॉमनली हमारे पास डेवलप होती है चाइल्डहुड में, लेकिन मैनिफेस्ट करती है कब, लेट एडल्टहुड में। इसमें हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक पाथवे होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और जेनेटिक होता है। जेनेटिक जो होता है उसमें हमारे पास फर्दर दो में डिवाइडेड होता है। एक एचएलए एसोसिएशन के साथ होता है, एक नॉन एचएलए एसोसिएशन के साथ। जो एचएलए एसोसिएशन के साथ होता है उसमें हमने पहले भी इस वीडियो पर हमने बनाई है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एचएलए और एमएचसी पाथवे होता है जो कि एसोसिएट करता है HLA2 के साथ, जीन के क्लस्टर के साथ, जो कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट करता है, क्रोमोसोम 6 पर, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करता है 50% जो है ना डायबिटीज़ जिन लोगों में डेवलप होती है ना टाइप 1, उनमें ये प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। 90 से 95% लोगों में क्या होता है, हमारे पास HLA-DR3 और HLA-DR4 जो होता है ना, उनकी जो हेलोटाइप्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। 90% जो हमारे पास लोग होते हैं डायबिटीज़ टाइप 1, लेकिन यही जीन जो है हमारे पास नॉर्मली 40% लोगों में होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसमें HLA-DR3 या जिसमें HLA-DR4 प्रेजेंट होगा उसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी ये इसमें प्रेजेंट होती है, ये बात हो गई है, ठीक है। फिर 40 to 50% पेशेंट्स जो डायबिटीज़ टाइप 1 के साथ आते हैं उसमें DR3 और DR4 कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हेलोटाइप्स होती हैं इनकी, लेकिन यही जीन जो होती हैं हमारे पास नॉर्मली 5% लोगों में प्रेजेंट होती हैं। तो भी फिर हम इन पेशेंट को नहीं कह सकते कि इनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जो HLA-DR3 और DR4 है, मतलब यानी HLA-DR3 सिर्फ एसोसिएट कर जाए हमारे पास DQ8 के साथ, या HLA-DR4 जो है वो एसोसिएट कर जाए DQ8 के साथ, हेलोटाइप्स के साथ, तो हम बोलेंगे कि ये जिन पेशेंट में प्रेजेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट रिस्क होंगे उनको डायबिटीज़ टाइप 1 के साथ, ठीक है। अभी हम इसको जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं बस। अब देखते हैं हम कि नॉन HLA एसोसिएटेड क्या होती है। नॉन HLA एसोसिएटेड एसोसिएशन में हमारे पास क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है VNTR जीन में, ठीक है। VNTR जीन में कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास UTC कोई बेस था ना, तो अब वो हमारे पास UAC हो गया है, ठीक है। एक स्लाइड सा चेंज आ गया, तो उसमें यानी चेंज आ गया, चेंज तो आया ना, तो उस चेंज की वजह से क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अच्छा, नॉर्मली जैसे अगर हमारे पास VTNR की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नॉर्मली VNTR सॉरी क्या कर रहा था हमारे पास, ये हमारे पास जो है ना इन्फ्लुएंस करता है थायमिक जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि इंसुलिन जो है ना हमारी बॉडी का पार्ट है, ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है, इसको एंटीजन मत समझना, ठीक है। तो जब उसको एंटीजन नहीं समझेगा तो उस पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर स्लाइड सा एक भी बेस का चेंज आ गया इसके अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया कि म्यूटेशन हो गई, ठीक है। उस म्यूटेशन ने क्या किया, इसको इन्फ्लुएंस करना बंद कर दिया। ये तो चेंज हो गया ना, जो VNTR काम कर रहा था वही काम तो ये काम नहीं कर सकता ना। तो अब इसने इसको बताया ही नहीं कि भाई इसको इन्फ्लुएंस ही नहीं किया कि APC जो है ना जो इंसुलिन है ना वो हमारी बॉडी का पार्ट है। तो अब उसको पता ही नहीं है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट है, तो उसने उसको क्या समझना शुरू कर दिया, एंटीजन समझना शुरू कर दिया। एंटीजन समझ के उसने क्या कर दिया, उन पर अटैक कर दिया, किस पर, बीटा सेल्स पर, यानी इंसुलिन सेल्स पर, ठीक है। फिर हमारे पास एक पॉलीमॉर्फिज्म की बात आ गई। दूसरी कहानी भी यही होगी, अगर हमारे पास CTLA4 या फिर PTPN22 और AIRE जीन, ये तीनों जीन हमने कहाँ पढ़े थे, अभी पीछे सेल्फ टॉलरेंस के जो जीन्स होते हैं ये हमने इनमें पढ़े थे कि वो जो प्रोसेस होता है पूरा कि अटैक ना करे बॉडी के सेल्स पर, या T सेल को जो सप्रेस करके रखते हैं, उनके लिए जो हमारे पास सेल्स उनके लिए जो हमारे पास जीन्स होते हैं वो होते हैं। अगर इनमें कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म आ गया तो हमारे पास बॉडी में क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम इसको। फिर हमारे पास क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जब हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्यों करवाते हैं, कैसे करवाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसने क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। अब क्या कैसे ट्रिगर कर दिया, कौन कौन से वायरस होते हैं पहले देते हैं। कॉक्सेकी 8 होता है, कॉक्सेकी 20 सॉरी, मम्स होता है, साइटोमेगालो वायरस होता है या रुबेला होता है। ये सारे क्या करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं बॉडी को कि भाई बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब
ये खुसूसी जो ये वायरल्स होते हैं ना, इनके जो एपिटोप्स होते हैं वो सिमिलर करते हैं जो हमारे पास पेनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं ना उनके साथ। बॉडी क्या करती है, क्रॉस रिएक्शन कर देती है, समझ नहीं आता उसको कि उसने इस वायरस को मारना था, उसने इन एंटीजन को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। ठीक है, या फिर ये क्या करते हैं, हमारे पास सेम बॉडी में कोई इंजरी हुई, ठीक है, कोई वायरस आया या कोई इंजरी वगैरह हुई, उसने क्या किया कि जो बॉडी के सेल्स थे ना उनको एज एन हिडन एंटीजन समझना शुरू कर दिया कि भाई पहले तो ये नहीं थे बॉडी में, अब ये कहाँ से आ गए, पहले तो वो प्रोटेक्टेड थे ना, तो अब वो क्या गए, उनको लगा कि ये एंटीजन है, तो उसने क्या कर दिया, हिडन एंटीजन जो है ना समझ के बॉडी की ऑटो रिएक्शन करवा दिया टी सेल्स के थ्रू। तो हम इसको बोलते हैं, अच्छा ये जो हिडन एंटीजन होता है इसे कहते हैं सिक्वेस्टेड एंटीजन। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस करता है इसको कि भाई ये जो हमारे पास हिडन एंटीजन, ये हिडन जो हमारे पास नॉर्मल प्रोटेक्टेड सेल थे, ये हमारे पास हिडन एंटीजन्स थे, अभी ये रिलीज़ हो गए हैं तो तुम इनको मारो। ठीक है, टी सेल्स को जो है ना वो ये बताते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो मैकेनिज़्म होता है ना बी सेल की डिस्ट्रक्शन का, वो क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बात क्या कर ली कि हमारे पास टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है वो 2 वजह से होती है, जेनेटिक वजह से होती है, इन्वायरमेंटल होती है। जेनेटिक कौन कौन सी होती है, HLA एसोसिएशन होती है, नॉन HLA एसोसिएशन होती है। ठीक है, जो HLA एसोसिएशन है हमारे पास उसमें हमारे पास जो है, हमने क्या बोला कि कुछ जीन्स होते हैं जो नॉर्मली लोगों में प्रेजेंट होते हैं, और फिर हमने बात की कि वही टाइप 1 डायबिटीज़ वालों में भी प्रेजेंट थे, लेकिन फिर हमने आगे एक जीन देखा HLA-DR3 या HLA-DR4 जो कि एसोसिएट कर रहा है DQ8 के साथ, और वो हमारे पास हाई रिस्क पेशेंट्स के अंदर होता है जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस अब डेवलप हो चुकी होती है, या फिर जिन लोगों में वो होती है, वो जीन प्रेजेंट होती है, हम कहते हैं इनको डायबिटीज़ टाइप 1 जो होगी ना वो होगी। ठीक है, फिर हमने दूसरी बात की नॉन HLA एसोसिएशन के साथ। नॉन HLA एसोसिएशन में हमने बोला पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी स्लाइट चेंज आता है जीन के अंदर, जो जिसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस होता है थायमिक APCs पर, वो नहीं रहता, और वो क्या करते हैं, इंसुलिन को एज एन एंटीजन जो है ना प्रिज्यूम करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। इन्वायरमेंटल में हमने बोला कि एक हमारे पास वायरल कॉज होती है जो कि क्या करती है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाती है उसकी वजह से, और क्रॉस रिएक्शन हो जाता है। और दूसरी बात हमने बात की कि हमारे पास सिक्वेस्टेड एंटीजन्स होते हैं। सिक्वेस्टेड एंटीजन हमने क्या बोला, कौन होते हैं, जो हमारे पास पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं, नॉर्मली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस वायरल या किसी भी इंजरी की वजह से वो सेल्स जो है वो हिडन नहीं रहते। ठीक है, और बॉडी जो है ना वो उसको मिमिक करने लग जाती है कि ये हमारे पास एंटीजन है। ठीक है, किसी ये होता क्यों है, किसी भी जो हमारे पास एंटीजन वगैरह आया है उसके बाद हुआ है। ठीक है, तो बॉडी उसकी वजह से बॉडी क्या करती है, ऑटो रिएक्शन करवाती है टी सेल्स का। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी बात हमने कि अब वो चीज़ें हो गई पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी हो गई। ठीक है, अब मैकेनिज़्म क्या होता है, वो होता कैसे है हमारे पास। ठीक है, अब हमने बोला क्लिनिकली जो है ना ये अब्रप्ट होता है, लेकिन अब्रप्ट का मतलब ये नहीं है कि आज जो है ना हमारे पास म्यूटेशन हो गई, कल हमारे पास डिसीज़ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनिशिएशन होता है डिसीज़ का, यानी म्यूटेशन वगैरह हो गई है हमारे पास। ठीक है, और जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अपेयर होने में, इनमें एक गैप आता है, प्रोग्रेसिव लॉस होता है इंसुलिन का हमारे पास। जैसे आज अगर 100 इंसुलिन थी तो कल हमारे पास 50 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई, इस तरह करके रिलीज़ होती है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव लॉस होता है इंसुलिन का। या फिर हमारे पास क्या होता है कि जब ये लॉस हो जाता है ना, तो हमारे पास जब बीटा सेल्स हमारे पास जो है ना ऑलमोस्ट 90% जो है ना वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आ जाती है और कीटोसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या करती है, सिम्टम्स को अपेयर करवाती है, ये भी हमारे पास तभी अपेयर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, उसके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। एक स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है। जो स्टेज 1 होता है ना उसमें, यहाँ अभी इस ग्राफ को देखते हैं पहले, ये हमारे पास क्या टाइम है, ये हमारे पास फंक्शनल बीटा सेल का मास है कि कैसे सेल्स होते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है, अब ये जो बीटा सेल्स की यहाँ पे क्या हुआ, बीटा सेल्स की ऑटो इम्यूनिटी ने जो है ना अफेक्ट किया। ठीक है, अभी तक ये जो है ना प्री सिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं आया, और नॉर्मोग्लाइसीमिया, यानी यहाँ तक अभी बीटा सेल्स की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। फिर यहाँ पे क्या, बीटा सेल की ऑटो इम्यूनिटी है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो ग्लाइसेमिक स्टेट है ना वो थोड़ा सा डिसरेगुलेट होना शुरू हो गया, और ये अभी तक प्री सिम्टोमेटिक है। फिर स्टेज 3 होता है, यहाँ हमारे पास क्या होता है, बीटा सेल की ऑटो इम्यूनिटी होती है, डिसरेगुलेशन होता है, और यहाँ पे सिम्टम्स अपेयर होने हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे पास बीटा सेल्स का मास था ना वो क्या हो गया, 90% डिस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे हुआ था लेकिन थोड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 90% मास ही डिस्ट्रक्ट हो गया हमारे पास बीटा सेल का, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास सिम्टम्स डेवलप हो गए। ठीक है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम एक समरी बोलते हैं कि हमारे पास क्यों टाइप 1 डायबिटीज़ हुई है, कि हमारे पास फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस इन टी सेल्स हुआ है, कि उनको स्पेसिफिक आइलेट जो एंटीजन्स आइलेट सेल्स थे उनको इन्होंने एज एन एंटीजन समझना शुरू कर दिया। ठीक है, टी सेल्स क्या करते हैं, हमारे पास टी सेल्स हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं, बट हम यहाँ टाइप 1 हेल्पर T1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये CD4 सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस को, और ये साइटोकाइंस क्या रिलीज़ करते हैं, इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करते हैं और TNF रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारे पास इंजरी करवाते हैं बीटा सेल्स की। जब या फिर हमारे पास CD8 सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डायरेक्टली किल करते हैं बीटा सेल्स को। ठीक है, और ये उनको अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, हमने बोला था टी और बी 2 सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स तो ये काम कर दिया, तो बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं ना एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनाते हैं, जो हमने पहले चार्ट में पढ़ा था ना, कि हमारे पास टाइप 1 में 2 तरह की 2 चीज़ों के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है। तो किसके खिलाफ बनती है, बी सेल्स एंजाइम के खिलाफ बनती है, जो कि क्या होते हैं, GAD ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज होता है, इस एंजाइम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास आइलेट सेल्स होते हैं एंटीजन 512 उनके खिलाफ बनती हैं। ठीक है, तो इन दोनों के खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो क्या होती हैं, ऑटो एंटीबॉडी रिएक्शन करवाती हैं, ऑटो रिएक्शन करवाती हैं बॉडी के सेल्स, जो बीटा सेल्स होते हैं उनको डायरेक्टली किल करवाते हैं, उनकी डिस्ट्रप्शन करवाते हैं, उनकी वजह से इंसुलिन के जो लेवल्स होते हैं वो बॉडी में कम हो जाते हैं। उस लेवल कम होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आ जाती है। हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट जब आती है तो वो क्या करवाती है, मेटाबॉलिक जो है ना, हमारे पास ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स करवाती है, और उसकी वजह से बॉडी में जो है हमारे पास डिफरेंट जो है सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसके बाद हम देखते हैं टाइप 2 में क्या की जो पैथोजेनेसिस होती है, हम रॉबिन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं अभी। ठीक है, जो टाइप 2 पैथोजेनेसिस होती है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की, ये क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स सा डिजीज़ है। ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल है। इसमें हमारे पास मल्टीफैक्टोरियल क्योंकि जेनेटिक भी इन्वॉल्व हो रहा है, एनवायरमेंटल भी हो रहा है और प्रो इन्फ्लेमेटरी भी हो रहा है। ठीक है, ये मोस्टली हमने क्या बोला था कि एडल्ट्स के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, और किन चीज़ों में हो रहा था, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ये यूजुअली एडल्ट में डेवलप होता है। इंसिडेंस अब बच्चों में भी बढ़ गया है, वास्ट मेजॉरिटी ओबीस पेशेंट्स में होती है। हमारे पास इंसुलिन के लेवल्स अर्ली जो है वो बढ़े हुए होते हैं, उसके बाद कम हो जाते हैं। आइलेट के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, कि नॉन कीटोनिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा स्टेट आता है। हमारे पास HLA की लिंकेज नहीं होती, लेकिन इस जीन की होती है। उसके बाद इंसुलिन के रेजिस्टेंस जो है पेरिफेरल टिश्यूज़ में बहुत बढ़ जाती है। कंपनसेशन में क्या होता है, बीटा सेल जो है फेल हो जाते हैं। उसके बाद कोई इंसुलिनाइटिस नहीं होता है, इसमें हमारे पास एमाइलॉइड की डिपोजिशन होती है आइलेट सेल के, तो माइल्ड से बीटा सेल की क्या होती है, डिप्लीशन होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो पैथोजेनेसिस हमने बोला, जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, फिर जेनेटिक फैक्टर्स में हमारे पास क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक जीन इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। ठीक है, हमारे पास फिर क्या होता है कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन है, यानी एक ही जाइगोट से जो है 2 ट्विन्स बन गए हैं। ठीक है, तो अगर एक को डायबिटीज़ है तो 90% चांसेस है कि दूसरे को भी होगी। ठीक है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कोई भी बहन भाई क्या कहते हैं, फिर जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स वाले लोग आते हैं ना हमारे पास, उनमें जो है ना 5 to 10 फोल्ड जो है ना रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हमने एक ग्वास जो स्टडी है उसमें देखा है कि जो 30% जो है ना हमारे पास जो जीन के लोकस होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अब 30% जीन के लोकसेस हैं। कौन कौन से जीन्स हैं जिनके लोकस इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे जीन जो कि क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू पर प्रेजेंट होते हैं और एडिपोज टिश्यू के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं और ओबेसिटी करवाते हैं। ठीक है, ऐसे जीन्स के लोकस भी इन्वॉल्व होते हैं। कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन नहीं होता। पॉलीमॉर्फिज्म, अब हमें जो न्यू स्टडी न्यू रिसर्च के पर हमें पॉलीमॉर्फिज्म मिला है इस जीन के ऊपर। ठीक है, TCFFLA2। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना जिनमें ये प्रेजेंट होता है या जिनमें ये म्यूटेशन हो गई है हमारे पास, उनमें जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो गया। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल की। अब इन्वायरमेंटल कॉज हमारे पास मोस्ट कॉमन है इस वजह से। ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉज हमारे पास क्यों कॉमन है, क्यों सॉरी क्यों हमारे पास है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास डेली जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का क्योंकि रिस्क भी इतना ज़्यादा इसीलिए हो गया है ना कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया। अब क्यों हो गया कि सबसे पहले हमारे पास ओबेसिटी इसकी बहुत मेजर कॉज है। ओबेसिटी में क्या होता है कि कौन सी ओबेसिटी, जो सेंट्रल या विसरल होती है। ठीक है, 80% जो लोग होते हैं ना उनमें अगर ये ओबेसिटी प्रेजेंट है तो उनमें हाई रिस्क चांसेस होते हैं कि उनमें जो है क्या होगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा। क्यों होगा टाइप 2 वाला, क्योंकि इनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर यही पेशेंट अपना जो वेट कम कर लें तो उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और उनका जो ये डायबिटीज़ वाला मसला है ये ठीक हो जाएगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी दूसरी कॉज हो गई है। पेशेंट जो है वो अगर वो ओबीज़ नहीं है लेकिन घर में रहते हैं, कोई उनकी एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, तो वो क्या करते हैं,
इंडिपेंडेंटली जो है ना ओबेसिटी के वो हमारे पास रिस्क करवा सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ठीक है। तीसरी बात हमारे पास क्या हो गई कि ओबेसिटी और हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई टीईजी और हाइपरटेंशन, ये सारा कुछ जो है ना हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हो सकती है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये डायबिटीज़ करवा भी सकते हैं, ये सब भी डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। आजकल एक और भी बात हमारे पास आई है, एक नई स्टडी रॉबिन का जो 10th एडिशन है उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं यानी ओएसए जो होता है हमारे पास, या फिर जो हमारे पास सर्केडियन रिदम जिन लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है, यानी जो लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, उन लोगों में क्या होता है कि ये जो है ना इंसुलिन के एक्शन को भी बहुत अफेक्ट करती है और इंसुलिन के सिक्रेशन को भी बहुत अफेक्ट करती है। तो ये एक भी क्या हो गया, एक इसका प्री डिस्पोजिंग जो है ना हमारे पास फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंसुलिन टाइप 2 की हम बोलते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स करवाता है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स कौन कौन से करवाता है, ठीक है। दो एबनॉर्मलिटीज़ इसकी की एबनॉर्मलिटीज़ हैं। एक ये क्या करवाता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देते हैं। इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्स ही नहीं करते इंसुलिन को। और दूसरा बीटा सेल जो है ना वो डिसफंक्शन इन हो जाता है, इनएडिक्वेट सिक्रीशन होती है इंसुलिन की क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है और उसकी वजह से क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो हमने इस पार्ट में कर ली। अब आगे हमारे पास जो है वो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाय बाय, शुक्रिया।